जय हिंद। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम मैथ का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक घात और घातांक, जिसको पावर एंड एक्सपोनेंट्स के कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। घातांक और घात में क्या अंतर है, घातांक और घात क्यों जरूरी है, साथ ही घातांकों के कुछ नियम के बारे में समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है घातांक और घात में अंतर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घातांक और घात में अंतर क्या होता है ना। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा, चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो आखिरकार क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर इनमें कुछ अंतर होता है, तो समझते हैं। तो जैसे आपने कई बार इस प्रकार की संख्याएं देखा होगा, अक्सर आपने मैथ में ऐसी संख्याएं देखी ही होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 की घात 5, ठीक है। तो इस 10 की घात 5 में ये जो संख्या है 10 की घात 5, इस संख्या में ध्यान से समझिए, ये जो नीचे वाली संख्या है 10, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है 10, इस 10 को हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। बेस यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है ना। जो नीचे रहती है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो ऊपर इसके सिर में जो साइड में चढ़ी हुई है, ये जो ऊपर वाली संख्या 5, इसको हम कहते हैं घातांक। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आप कहेंगे सर ये ठीक है, ये आधार हो गई, ये घातांक हो गई, तो घात क्या है सर। तो समझिए, ये जो संख्या लिखी हुई, क्या सभी संख्या ऐसे लिखी रहती हैं, नहीं लिखी रहती है ना। हमारी संख्या नॉर्मल फॉर्म में रहती है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, ये पूरा फॉर्मेशन, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी को हम कहते हैं, इस पूरे फॉर्मेशन को, इसी को हम कहते हैं घात। बात समझ में आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, घात यानी पावर कहते हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या हुआ, ये जो पूरी संख्या है, इसी पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। यानी ये संख्या किस रूप में लिखी है, अपने घात के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। और इस घात में, इस संख्या में जो 10 है वो क्या है, बेस है, आधार है, और 5 क्या है, घातांक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे और एग्जांपल में लेके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक संख्या है हमारी, मैंने कहा 8 की पावर 6, ठीक है। तो इस संख्या में 8 की घात 6, इस 8 की घात 6 में इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 8 की घात 6, है ना। तो इसमें ये जो नीचे है, ये क्या है, ये पूरी, अगर इस पूरी संख्या की मैं बात करूँ तो ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या घात है, ठीक है। ये कोई ना कोई संख्या है, इसका कुछ ना कुछ मान है वो, और उस मान का यानी उस संख्या, वो जो संख्या है वो अपने घात के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। अब इस संख्या का ये जो 8 है, 8 क्या है, 8 इसका आधार है, या अर्थात बेस है, ठीक है। और ये जो 6 है, 6 इसका क्या है, घातांक है। बात समझ में आ रही है, 6 क्या है, घातांक है, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं रहती हैं, ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि 3 की घात -4, ठीक। तो इस संख्या में ये जो 3 की घात -4 है, इसका भी कुछ ना कुछ तो मान होगा, है ना। तो ये जो संख्या है, ये संख्या किस रूप में है, अपने घात के रूप में है, ठीक। और इसके बाद ये जो ऊपर -4 है, ये क्या है, ये इस घात का क्या है, घातांक है। बात समझ में आ रही है। और ये जो 3 है, 3 इस संख्या का क्या है, आधार है। समझ में आ रही है बात। तो ये होता है घात और घातांक में अंतर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह की कई संख्याएं आपने अक्सर देखी होंगी, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या, घात घातांक में क्या अंतर होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं कि सर ये जो संख्या लिखी हुई है, ये इस रूप में जो संख्या लिखी हुई है, इसका अर्थ क्या होता है।
तो समझिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे अगर मैं इसी संख्या की बात करूँ, मैंने कहा 10 की घात 5, ठीक है? तो समझिएगा 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है ना? अगर मैं इस संख्या का सर मान निकालना चाहूँ तो इस संख्या का मान कितना आएगा? ये क्या है संख्या? तो समझिए बात को। 10 की घात 5 अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी है, घात के रूप में लिखी है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ इतना सा मतलब होता है। घातांक ये जो लिखी है इसका सिर्फ मतलब होता है कि 10 की घात कितनी है? 5 है ना, यानी सीधा-सीधा 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है हमें? 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने यहाँ कहा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का सीधा सा मतलब है, यानी इस संख्या का घातांक क्या है? इस संख्या का घातांक 3 है ना? तो इस संख्या का सीधा सा मतलब है कि अगर घातांक 3 है तो इस 2 को यानी आधार को कितनी बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है? 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है ना? तो घातांक जितना रहता है ना? आधार को हम उतनी बार क्या करते हैं? सॉरी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4 की घात 5, तो 4 की घात 5 तो इसमें ये घातांक है, ये आधार है। मैंने अभी क्या बताया? घातांक जितना रहता है उतनी बार आधार को हम खुद से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 4 को 4 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार? 5 बार। यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? जैसे यहाँ पे मैंने कहा 3 की घात 7 है ना, 3 की घात 7। अब 3 की घात 7 का मतलब क्या है? आधार 3 है, घातांक 7 है, इसका मतलब हो गया हमें 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है? 7 बार। 3 को 7 बार मल्टीप्लाई कर देना है ना? बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, है ना? तो आप इस प्रकार की जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं उनका मतलब समझ गए हैं। इनका मतलब कुछ नहीं होता है, घातांक जितना रहता है आधार को हम उतनी बार सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सर आखिरकार जब हम हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कर देना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। यानी इस 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 8 है। यानी कि हम 8 को ही अगर घात के रूप में लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे? 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप पूछेंगे हमसे कि सर जब हम संख्या को इस तरह लिख सकते हैं तो फिर क्या आवश्यकता है इसको घात के रूप में लिखने की? क्यों लिखें हम ऐसा? है ना? हम 3-5 क्यों करें? जैसे इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 1 लाख, ठीक है? इस संख्या का मान कितना आएगा? 1 लाख। यानी 1 लाख को ही हम अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10 की घात 5 के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो आप पूछेंगे वही कि सर अगर हम जब इसका और इसका मान सेम है तो हम संख्या को इस तरह लिख सकते हैं, तो फिर हम इस तरह लिखने की क्या ज़रूरत है? तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये हमें ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ गणित में बनी हुई है तो वो यूं ही नहीं बनी हुई है ना? आखिरकार उसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है, लॉजिक होता है। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये तो छोटी-छोटी संख्याएँ हैं, है ना? गणित में ये क्या है? छोटी-छोटी संख्या है, तो आप इनको सीधे-सीधे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास गणित में बड़ी-बड़ी संख्याएँ हों, है ना? इससे भी बड़ी-बड़ी संख्याएँ हों, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे है 15 करोड़, मैंने कितना लिख दिया? 15 करोड़ लिख दिया, ठीक है? ये कितना लिखा हुआ है? 15 करोड़ लिखा हुआ है। अब ये जो 15 करोड़ है, ठीक है ना? तो अब इस 15 ये 15 करोड़ आप भी जानते हैं क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ मीटर होती है, ठीक है? तो अब मान लीजिए अब ये छोटी संख्या तो है नहीं, ये बड़ी संख्या है, इससे भी बड़ी-बड़ी संख्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा, अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है? आखिरकार है तो संख्या ही, इससे भी और बड़ी-बड़ी संख्याएँ होती हैं। तो जब ये बताइए इतनी बड़ी-बड़ी संख्याएँ हैं, तो इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं को अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में, मैथ में या किसी जब आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? या कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय जब आपके पास इतनी बड़ी-बड़ी, इससे भी बड़ी-बड़ी जब संख्याएँ आ जाएँगी, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप उस वक़्त
इन संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है, इन्हीं संख्याओं को अब बार बार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका समय व्यर्थ होगा, है ना, और बार बार इन्हीं संख्याओं को लिखने में, इतनी बड़ी बड़ी में आपको प्रॉब्लम भी होगा, इरिटेशन भी होगा, है ना। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हुए, है ना, हम क्या करें ऐसा कि जिससे ये हमारे लिए क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। इतनी बड़ी संख्या को हम ऐसा क्या करें जिससे कि इस संख्या को हम बहुत आसानी तरीके से और छोटे रूप में, लघु रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का हल निकालते हुए इस चैप्टर का जन्म हुआ है ना। यानी कि ये जो घातांक और घात वाला चैप्टर है, वो सिर्फ इन्हीं संख्याओं को लघु रूप में क्या करता है, लिख देता है। जैसे अगर इसी संख्या को मैं अगर बहुत आसान तरीके से छोटे रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझिएगा बात को। इसी संख्या को मैं लिख सकता हूँ 6.78 इंटू 10⁻16। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी संख्या को अगर छोटे रूप में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी संख्या को 6.78 इंटू 10⁻16 यानी 6.78 गुणे 10⁻16। अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या को हमने इतने छोटे नंबर के रूप में लिख दिया। अब दोनों का मान क्या है, सेम है। तो ये बताइए अब आपको लिखना क्या होगा, ये आसान होगा या ये आसान होगा, ठीक है। जैसे अगर इसी संख्या को मैं लिखना चाहूँ, इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को लिख सकता हूँ मैं, अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या थी, अब इतनी बड़ी संख्या को हमने क्या किया, इतने छोटे रूप में लिख दिया, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये घात वाला चैप्टर है, ये जो घात है, ठीक है, ये क्या है, घात के रूप में लिखी, यही संख्या घात के रूप में लिखी हुई है। तो ये जो घात और घातांक वाला चैप्टर है ना, तो ये हमारी बड़ी बड़ी संख्याओं को क्या कर देता है, छोटे रूप में व्यक्त कर देता है। बात समझ में आ रही है। यानी हम घात की मदद से, घातांक की मदद से बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ इसी कारण से घात और घातांक वाला चैप्टर हमारे लिए क्या होता है, वेरी 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 यूजफुल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हम घात और घातांक वाला चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमारा हम पहला समझते हैं घातांक का नियम है ए की घात m बराबर ए गुड़े डॉट ए गुड़े कितनी बार m बार। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि घातांक जितना है आधार को उतनी बार क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी कि घातांक अगर m है तो आधार को कितनी बार गुणा कर देना है, m बार गुणा कर देना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि अगर जैसे 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि घातांक 3 है तो आधार को कितनी बार आपको गुणा कर देना है, 3 बार गुणा कर देना है। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद हमारा अगला घातांक का नियम है ए की घात 0 बराबर 1। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ अगर आधार क्या है, कुछ भी हो, ए की जगह पर कुछ भी हम मान ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आधार हमारा क्या है, ए है यानी कोई संख्या है, और अगर उसकी घात क्या है, 0 है यानी घातांक 0 है, फिर उस पूरे घात का मान, उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने कहा मैंने एक संख्या लिया 10 की घात 0, ठीक है। अब यहाँ पे आधार क्या है, यानी ए का मान कितना है, ये हमारा ए है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 10 है। तो 10 की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 15, अगर यहाँ पे समझिए 15 की घात अगर 0 है तो 15 की घात 0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैंने कहा 7 की घात 0, 7 की घात 0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा, है ना। यानी ये किस नियम ये घातांक के किस नियम के अनुसार है, ये घातांक के दूसरे नियम के अनुसार, यानी ए की घात 0 बराबर 1। बात समझ में आ रही है आपको। तो आप कोई भी आधार की जगह पर आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक, अगर उसकी घात 0 है तो उस पूरे घात का मान यानी उस पूरे संख्या का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा 256 की घात 0, अब ये संख्या क्या है, 256, आधार 256 है, ठीक, और इसकी घात 0 है। तो अब इसका कोई मतलब नहीं, इसका सीधा सीधा मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जहाँ ऐसी संख्या लिखी है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हमारा अगला घातांक का नियम है ए की घात m और वोल पावर n, यानी ए की घात m की घात कितनी है, n है। बात समझ में आ रही है। क्या है, ए की घात m और इस पूरे की घात कितनी है, n है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए की घात m गुणे n। बात समझ में आ रही है। तो ए की घात m
होल पावर n अगर है तो a की घात क्या हो जाएगी m गुणे n। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल सा है। इसका मतलब मैंने आपको अभी एक इस प्रकार का एक सवाल दिया था, है ना? मैंने आपको बताया था कि आप इस वाले सवाल को करके बताइए। तो ये कुछ कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो घातांक का नियम है वो लगभग इसमें अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है अप्लाई? क्यों? क्योंकि ये किस रूप में है? ये इसी रूप में है। और ये सवाल किस रूप में है? इस रूप में है ना? तो यहाँ पे आधार कितना है? ए है। और यहाँ पे आधार कितना है? यहाँ पे आधार 3 है ना? ए की जगह पर कितना है? 3 है, ये ए हो गया। और यहाँ पे क्या है? m। यहाँ पे क्या है? 3 है। यानी m का मान भी कितना हो गया? 3 हो गया। यानी ये किसका मान है? m का मान है। और ये किसका मान है? n का मान है। तो ये वाला जो सवाल था वो घातांक के किस नियम के अनुसार था? a की घात m और होल पावर n वाले रूप में। तो आप देखिए, अगर इस प्रकार कोई सवाल है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसी सवाल को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 3 की घात यानी आधार की घात। आधार 3 था तो 3 की घात m की पावर कितनी है? 3 है। तो 3 और गुणे में n का मान कितना है? 4, यानी कि हम 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, अब इसी को आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 हो गया और 4 3 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे 3 की घात क्या बन गया? 12। और 3 की घात 12 का मतलब क्या हो गया? 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 12 बार मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये घातांक का तीसरा नियम था। इसी प्रकार हम आगे समझते हैं। तो ये है घातांक का चौथा नियम, a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या हो जाता है? a की घात m प्लस n। यहाँ पे ये जो घातें थी वो क्या हो रही थी? गुणा हो रही थी। यानी जब ऐसा सवाल रहता है तो घातों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और जब इस प्रकार सवाल रहेगा तो घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सवाल मैंने लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी आधार क्या है? सेम है। यहाँ पर भी आधार क्या है? सेम। जब आधार सेम रहता है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ठीक है, और उनके बीच में गुणा रहे, ए की घात m, घातें बस अलग अलग है, ये m है और ये n है और आधार सेम है। तो जब इस प्रकार सवाल रहे, जैसे एक सवाल में ले लेता हूँ, मैंने कहा 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, ठीक है। अब समझिए बात को, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। तो ये सवाल, ये वाला सवाल किसकी तरह है? इस तरह है, ठीक है। यहाँ पे आधार सेम है तो यहाँ पर भी आधार सेम है। ये घातें अलग अलग हैं तो घातें हमने क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। ये किसका मान हो गया? ये m का मान हो गया और ये n का मान हो गया। तो अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी a की घात m प्लस n। तो a कितना था हमारा? 2 था और m का मान 3 हो गया और प्लस इस नियम के हिसाब से और n का मान हो गया 4। तो ये इस रूप से इस रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 3 7 और 2 की घात 7 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है? 7 बार मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है? अब हमारा अगला घातांक का नियम क्या है? a की घात m बटे a की घात n। a की घात m यानी इस बार हमारे पास बेस तो सेम है a, लेकिन इस बार जो संख्या है वो भाग के रूप में है, ठीक है। यानी इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, a की घात m डिवाइड बाई a की घात n, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है? a की घात m माइनस n। बात समझ में आ रही है? ये और ये सेम घातांक के नियम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर संख्या हम यही ले लेते हैं, जैसे अगर यही संख्या हमारी इस रूप में लिखी हो, 2 की घात 3 भागे 2 की घात 4। तो इस 2 की घात 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये सवाल इस रूप में है तो इसका मान हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 4, है ना। या फिर इस ये सवाल इस प्रकार अगर ऐसे लिखा हो, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 4, इस रूप में लिखा हो, ठीक। अभी मैंने इस रूप में आपको दिखाया, अब मैं इस रूप में दिखा रहा हूँ। 2 की घात m माइनस 2 की घात 2 की घात 3 बटे 2 की घात 4 है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 माइनस 4। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया घातांक का पांचवा नियम। अब हम समझते हैं घातांक का अगला नियम। तो घातांक का अगला नियम हमारा क्या है? घातांक का अगला नियम है हमारा a की घात m बटे b की घात m। अब समझिए, यहाँ पे क्या है? आधार अब बदल गए हैं, ठीक है। ये a है और ये आधार हमारी अब कोई दूसरी संख्या है, तो और पावर इनका सेम है। यदि a की घात m हो और b की घात भी m हो, तब जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता है? a अपॉन बी की होल पावर m, यानी इन दोनों की मिला के कुल पावर कितनी हो जाएगी? m आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया, मैंने लिया 3 की घात 4, ठीक। फिर एक संख्या लिया मैंने 5 की घात 4, ठीक। अब समझिए, ये जो सवाल है इसी रूप में है, पावर सेम है, आधार क्या है? अलग अलग। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी। ए अपॉन बी मतलब क्या था? a और b का मान क्या है? 3 और 5 है, तो a अपॉन बी। और इन दोनों की कुल मिला के पावर कितनी हो जाएगी? जो यहाँ पे पावर थी यानी 4।
है ना। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, 3 की भी पावर 4 और सॉरी यहाँ पे b की जगह 5 आएगा और b की भी पावर 4 हो गई। बात समझ में आ रही है। ये था घातांक का छठवां नियम। अब हम समझते हैं घातांक का अगला नियम। घातांक का अगला नियम क्या है, ए की घात माइनस एम बराबर 1/a⁴m, यानी 1/a⁴m। इसका सीधा सा मतलब है, अब इस बार ध्यान से देखिए, यहाँ तक आप देखेंगे तो कहीं पर भी जो घातांक था यानी ये जो घातांक थी वो कहीं पर भी ऋणात्मक नहीं थी, यानी माइनस नहीं थी। अब ये कभी कभी सवाल आ जाता है, जैसे ये वाला सवाल अभी मैंने आपसे किया था कि इसका आप मान बताइए, तो यहाँ पे क्या थी, घात किसमें थी, ऋणात्मक में थी, घात माइनस थी। तो उसी प्रकार जब किसी घात की घातांक जो होती है माइनस हो जाती है तब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 की घात अगर -2 हो तो इस केस में अब इसका मान क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो इस सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारा घातांक का ये वाला नियम काम करता है। जैसे यहाँ पर a की घात -m, तो यहाँ पे a की जगह पर क्या है, 3 है, यानी a का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे m का मान कितना है, यहाँ पे m का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो a की घात -m बराबर हो जाता है 1/a की घात m। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात कितना हो जाएगा, 2। यानी ये जो माइनस लगा है, ध्यान रखिएगा, ये जो घात में माइनस लगा है ना, तो इसी माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/, का उपयोग करते हैं। बात समझ आ रही है, यानी कि जब ये माइनस हटता है तब क्या आ जाता है, 1/, आ जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहीं पर अगर लिखा हो 10 की घात -5, तो 10 की घात -5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हटाएंगे तो 1/, आ जाएगा, और फिर जब माइनस हट गया तो बचा क्या, 10 की पावर 5, तो ये हो गया 10 की घात 5 हो गया। बस समझ में आ रही है। बस अब इसका मान क्या हो जाएगा, अगर मैं अब इसका मान निकालना चाहूँ तो सिंपल चीज़ है, ये 1/, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 को कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, ये कितना हो जाएगा 1, और बटे में 3 3 जा 9, यानी 1/9। यानी 3 की घात -2 का मतलब क्या होता है, 1/9। बात समझ में आ रही है। और उसी प्रकार 10 की घात -5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 की घात 5, और 1/10 की घात 5 मतलब 1/, और 10 की घात 5 मतलब क्या हो जाता है, 10 की घात 5 मतलब 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। ठीक है, यानी 1/1,00,000। तो 10 की घात -5 का मतलब क्या होता है, 1/1,00,000। बताइए कितना, क्या मैजिक है मैथ में। ठीक है, हमने इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को केवल इतने छोटे रूप में लिख दिया है। ठीक है, ये है गणित का जादू। ठीक, फिर उसी प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं घातांक का अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नियम है ना। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बड़े ही ढंग से समझिएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नियम है। यदि a की घात m बराबर हो किसके, b की घात m है। अब यहाँ पे दो संख्याएं हैं, ध्यान रखना, a की घात m है और एक b की घात m है, जिसमें से दोनों की घातें तो सेम है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग। तब इस केस में जब हमारे पास ऐसा केस बनता है, तब उस केस में जब घातें सेम रहती है तो हमारा आधार भी क्या हो जाता है, सेम। यानी कि a की घात m में, b की घात m में, अगर घात m सेम है तो a और b भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला घातांक का नियम। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, जैसे मैंने लिखा कि 2 की घात मैंने लिखा 3 लिखा, और बराबर में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया x की घात 3। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास दो संख्या है, एक 2 की घात 3 और एक x की घात 3। तो इस केस में मैंने क्या कहा, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे देखिए घात सेम है, यानी कि यहाँ पे घातांक दोनों के क्या है, सेम है। आधार इन दोनों के अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ x, यहाँ भी अलग अलग है। तो इस केस में क्या होता है, जब घातें सेम हो जाती हैं तो आधार भी सेम हो जाता है, यानी ये जो 2 है वो x के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 2 बराबर x, यानी या फिर x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था इसका नियम, घातांक का 8वां नियम, ये इम्पोर्टेंट नियम है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार समझिए घातांक का 9वां नियम। ठीक, ये भी बढ़िया सा नियम है। इस बार क्या था, इस केस में था क्या था, घातें सेम थी, और इस केस में क्या है कि घातें अलग अलग हैं, आधार सेम है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहाँ पे कहा कि x घात मैंने यहाँ पे कहा 4 है। ठीक, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि x की घात यहाँ पे मैंने कहा 2a है। समझ रहे बात को, यहाँ पे मैंने कहा x की घात 4 है और यहाँ x की घात मैंने कहा 2a है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए a का मान बताइए, यहाँ पे क्या बताइए, a का मान बताइए कि a का मान कितना आएगा, तब आप क्या कहेंगे, तब आप सोच में पड़ जाएंगे कि a का मान आप कैसे निकालें। तो
इन ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन नियमों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अब हम घातांक का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक, घातांक का नियम कैसे, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ए का, और ये भी किसका काम कर रहा है, ए का, यानी कि आधार इस बार क्या है, सेम, बस घातें अलग अलग है। आधार सेम रहें, घातें अलग रहें, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, घातें भी बराबर हो जाती हैं। यानी ये जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कि ये जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम घातांक का अगला नियम यानी घातांक का 10वां नियम समझते हैं। घातांक का 10वां नियम क्या है? 10वां नियम कहता है, ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारा घातांक का 7वां नियम था, a की घात माइनस m। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे अपोन में यानी इसके हर में कोई दूसरी संख्या नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ पे ये भिन्न के रूप में है, यानी यहाँ पर दो संख्या है, एक a है, दो आधार हैं, एक a है और एक b है। ठीक है, यानी कि इस बार यहाँ पे भिन्न की घात, ये a बटे b क्या है, भिन्न है। अब यहाँ पे भिन्न की घात ऋणात्मक है, तो इस केस में जब ऐसी कोई संख्या आती है तब घातांक का नियम क्या है कि a बटे b की घात माइनस m बराबर हो जाता है b बटे a की घात m। यानी सिंपल सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कहा 3/2 की घात, मैंने यहाँ पे कहा -5, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, देखिए समझिए, यहाँ पे a की जगह पर क्या है, 3 है, और b की जगह पर क्या है, 2 है, और m की जगह पर क्या है, 5 है। यानी ये वाला पूरा सवाल घातांक के इसी नियम के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको उल्टा कर देना है, a बटे b की जगह क्या हो जाएगा, b बटे a, यानी 3/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और जो घात थी, जो माइनस थी, वो माइनस हट जाएगा, ये जो घात हमारी माइनस लगी थी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और केवल घात क्या बचेगी, 5 बचेगी। ठीक, और जब घात 5 बचेगी तो इसको तो आप जानते हैं, 2/3 की घात 5 का मतलब क्या हो जाता है, 2/3 की घात 5, 2/3 की घात 5 का मतलब हो जाता है 2 की भी घात 5 और 3 की भी घात 5, यानी 2 को भी कितनी बार हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है, और बटे में 3 की भी घात कितनी है, 5 है, 3 को भी हमको क्या कर देना है, 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है? बस इसको गुणा कर दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे घातांक के सारे नियम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण, इन घातांकों नियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, और इन घातों को, घात वाली संख्याओं को मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।